आज हम लोग H.C. वर्मा के कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 का शॉर्ट टाइप आंसर करेंगे। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। पांचवा क्वेश्चन, if two quantities have same dimensions, do they represent same physical content? कहने का मतलब है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन सेम है, तो क्या वे एक ही प्रकार की होंगी? तो देखिए, इस पर विचार करते हैं। मान लीजिए पहला है आपका वर्क। तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डी या एफ एस कह लीजिए, एफ एस कॉस थीटा कह लीजिए, एफ डॉट डी। तो जब इनका हम डायमेंशन निकालेंगे तो ये तो है फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? मान लीजिए कि ये फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है? एम ए। तो एम मास होता है, ए एक्सीलरेशन होता है। तो अगर इसका हम डायमेंशन निकालेंगे तो मास को कैपिटल एम में लिखते हैं, और ए का मतलब क्या होता है? एल, ठीक है, बाई टी का स्क्वायर। एक्सीलरेशन हो गया, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। डी क्या है? डिस्टेंस है, लेंथ है। तो लेंथ को क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। इसको अगली बार सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये जो डायमेंशन फॉर्मूला आया वर्क का आया। अब एक दूसरा डायमेंशन फॉर्मूला लेते हैं, जैसे एनर्जी। एनर्जी में कोई ले लीजिए, पोटेंशियल ले लीजिए, काइनेटिक ले लीजिए, सभी का डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो मान लीजिए इसका क्या होता है? एम जी एच, ठीक है। एम मास है तो इसको कैपिटल एम से लिखेंगे। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका हो जाएगा एल बाई टी स्क्वायर। एच क्या है? हाइट है, हाइट मतलब लेंथ, तो इसको भी एल से ही व्यक्त करेंगे। इसका भी डायमेंशन फार्मूला जो आया वो आया एम एल स्क्वायर, ये ऊपर गया तो टी टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पर देखा कि ये वर्क का डायमेंशन फार्मूला इतना आया और एनर्जी का भी डायमेंशन फार्मूला इतना आया। तो क्या वर्क और पोटेंशियल एनर्जी एक ही तरह का है? नहीं ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर कोई भी दो क्वांटिटी सेम डायमेंशन रखती हो या सेम डायमेंशन की हो तो वो सेम नहीं होंगी। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये वर्क और पोटेंशियल एनर्जी एक ही तरह की नहीं है। इसी तरह से और भी बहुत हैं, जैसे मान लीजिए
पहले हम निकाल भी चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, वगैरह वगैरह। तो एक उदाहरण तौर पर हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इट इज डिजायरेबल दैट द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट बी इजीली अवेलेबल, indestructible and easily reproducible. If we use foot of a person as a standard unit of length, which of the above feature are present and which are not? ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड यूनिट की बात की गई है, स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स कैसा होना चाहिए? तो जो इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो। दूसरा है कि जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, और तीसरा है कि जिसको आसानी से बनाया जा सकता हो। तो कह रहा है कि इफ वी यूज फुट ऑफ ए पर्सन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, which of the following above features are present and which are not? तो मान लीजिए कि आदमी का पैर जो है, ठीक है, उसको अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में लेते हैं लेंथ के रूप में, तो इसमें से कौन कौन से हैं जो लागू होंगे? ये 3 पॉइंट है, इजीली अवेलेबल, इंडेस्ट्रक्टेबल एंड रिप्रोडक्टिबल, ठीक है। तो मेरा मानना है कि इजीली अवेलेबल तो है। जैसे बच्चे खेल खेल में क्या करते हैं, अपने पैर से ही किसी चीज़ को मापते हैं। मान लीजिए क्रिकेट हो, क्रिकेट का जो पिच हो वो पैर से ही माप देते हैं, इजीली अवेलेबल है। लेकिन ये लागू नहीं होगा और ये भी लागू नहीं होगा आदमी के पैर के साथ, क्योंकि इसको इजीली जो है रिप्रोडक्सेबल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसको क्या किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए कि मेरा पैर है, तो मेरे पैर में मान लीजिए कि चोट आ गई या टूट गया, टेढ़ा हो गया, तो फिर उसको हम दोबारा जो है उसी शेप में नहीं ला सकते हैं, वैसा नहीं बना सकते। इंडेस्ट्रक्टेबल ये भी लागू नहीं होगा। एक लागू होगा क्या? इजीली अवेलेबल। अरे जो आदमी का पैर होता है उसकी स्टैंडर्ड लेंथ थोड़े होती है। बच्चे का पैर छोटा होता है, बड़े का पैर बड़ा होता है, तो वो तो लेंथ के रूप में हम स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में उसको नहीं ना रख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इजीली अवेलेबल हो सकता है, तो ये फ्यूचर में एक लागू होगा, बाकी ये और ये लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में यही चीज़ है। तो केवल लिख देंगे क्या? ओनली इजीली अवेलेबल,
लागू होगा। अब एक अलग है कि सजेस्ट ए वे टू मेजर थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून, बिना डिवाइस के, हमें डिवाइस नहीं लेना है, उसके सहायता से कोई मान लीजिए एक पेपर है तो उसका हमको थिकनेस ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सन और मून के बीच के डिस्टेंस, दूरी को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। पहले ये दो क्वेश्चन तो हम लोग बना लिए, इन दोनों क्वेश्चन को मिटा देते हैं। पहला हमें क्या ज्ञात करना है, पहला हमें ज्ञात करना है थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर। इसको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि मेरे पास पेपर है, किसी साइज का हो, तो पेपर तो हम कितना ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक पेपर की थिकनेस ज्ञात करनी है, हमने ले लिया नंबर ऑफ पेपर्स इक्वल टू 50 ले लिया, और 50 ले लिया, और 50 पे पेपर को एक के ऊपर एक रख के इतना मोटा, जितना मोटा वो बना लिया। इसको ऐसे बना लीजिए। और ये 50 पेपर की जो थिकनेस है, इसको हमने क्या किया, माप लिया। तो यहां लिखेंगे कि द थिकनेस ऑफ 50 पेपर, मान लीजिए जितना आया हो, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए। मान लीजिए कि H1 आ गया, अरे कोई मान आएगा ना, H1 आ गया। तो ये 50 पेपर का H1 आ गया। सो दी थिकनेस ऑफ 1 पेपर, 1 पेपर का थिकनेस कैसे निकालेंगे, तो 1 पेपर का थिकनेस निकालेंगे कैसे, H1/50, मतलब जितना 50 पेपर की मोटाई है, उसमें उसके मोटाई में नंबर ऑफ पेपर से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1 पेपर का थिकनेस निकल जाएगा। तो इस तरह से ये पहला ए बी हमें सॉल्व हो गया, ठीक है।
सॉल्यूशन जो है ये ए का हो गया, ये वाला हो गया, थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर। समझ गए? चूंकि एक पेपर है तो उसको हम तो माप नहीं सकते हैं, एक पेपर तो स्केल से मापा नहीं जा सकता, एक पेपर की थिकनेस। इसमें ये बॉन्ड नहीं है, हम पेपर कितना हो ले सकते हैं, 50 ले लिए, 100 ले लिए, 100 लेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाइट जो 100 पेपर की होगी ऐसे उसमें 100 से भाग दे देंगे। 50 लिए तो 50 की जितनी हाइट होगी, मान लिया कि 50 की हाइट जो है H1 है तो 50 से भाग दे दिया। नंबर ऑफ वन पेपर मतलब थिकनेस ऑफ वन पेपर निकल गया। चलिए, तो हम लोगों ने ए को क्या किया, सॉल्व किया। अब अगला बनाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड मून, मतलब सन और मून के बीच के दूरी को ज्ञात करना है और हमारे पास कोई मापने की डिवाइस नहीं है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए कि ये आपका सन है, ये क्या है, सन। यहाँ पे बना लीजिए अर्थ, और यहाँ पे बना लीजिए मून। ठीक है, अब मान लीजिए सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है ये आप काउंट करेंगे। अर्थ और मून के बीच का आपका डिस्टेंस मान लीजिए ये हो गया, तो हमें सन और मून के बीच के डिस्टेंस को निकालना है। तो ये मान लीजिए कि S1 डिस्टेंस हो गया सन और अर्थ के बीच, ये S2 हो गया। यहाँ मान लीजिए कि अर्थ के ठीक ऊपर अगर सन हो, ये अर्थ के ठीक ऊपर अगर मून हो तो 90 डिग्री बनाएगा। तो एक को मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस के लिए क्या लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर अंडर रूट। तो वहीं कर दीजिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर S2 का स्क्वायर जोड़ S1 का स्क्वायर, तो सन और मून के बीच के लेंथ जो है वो निकल जाएगी। हमें यही ना फाइंड करना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून। लेकिन आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी, देखिए ये दूरी फिक्स नहीं रहती है, ये भी दूरी फिक्स नहीं रहती, इसलिए कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती रहती है। और वो चक्कर लगाती है तो उनका जो पथ होता है वो सर्किल नहीं होता है, इलिप्टिकल पथ होता है, मतलब दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। उसी तरह से मून का भी है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए, ऐसे समझिए कि ये सन है, तो ऐसे चक्कर लगाती है इस तरह से।
ये मान लीजिए अर्थ है, EARTH। तो ये दूरी फिक्स नहीं ना है, यहाँ आती है अर्थ तो ये क्या होता है, सन के नजदीक आ जाती है, यहाँ आती है तो दूर चली जाती है। जब नजदीक आ जाती है तो क्या होता है, गर्मी आ जाता है, दूर चली जाती है तो सर्दी आ जाता है। तो ये तो S1 फिक्स नहीं रहता है ना, लेकिन एक जो है समय को मानकर कि मान लीजिए कि इतना दूरी है तो ऐसे काउंट किया जाता है। तो इस तरह से समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 7B उसको भी हम लोगों ने बना लिया। चलिए, धन्यवाद।